हमारे एक जूते जब फट जाते थे ना, हम वो उतारते थे दुकान पे और तब दूसरे जूते पहनते थे। हमारे पास यूनिफॉर्म होती थी या उसके अलावा 2 ड्रेसेस होती होंगी। मेरी दोनों बहनें बहुत नॉर्मल पढ़ाई करने वाली और जैसा माँ-बाप ने कहा वैसा कर दिया। कुछ ऐसा नहीं था उनके अंदर कि हमें भी कुछ करना है, या भाइयों में भी ऐसा नहीं था, छोटे में भी, बड़े में भी, कि जो मुझे एक एग्ज़ाम्पल लगे कि मैंने उनको फॉलो करना है। मेरे चैलेंजेस मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे इन-लॉज़ की तरफ से, मेरे पेरेंट्स की तरफ से कभी नहीं रहे। औरतों के पास ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाने का जो होता है ना, आपको उसको नीचा दिखाना है तो आप कहाँ वाला वर्ड यूज़ कर लो और बस आप नीचा दिखा सकते हो। अकेली थी, मेरे हस्बैंड लखनऊ पोस्टेड थे, बच्चे छोटे-छोटे थे। खुद झंडे लगाती थी, खुद डंडे लग लेके आती थी, खुद मीटिंग करती थी, अकेली कार खुद चलाती थी। वोट डाले थे राशन कार्ड के ऊपर फ़ोटो पे फ़ोटो चिपका के। मैंने पकड़ लिया था, 40 वोटों से हारी थी केवल, और बहुत डिप्रेशन में भी रही थी, बहुत डिप्रेशन में, क्योंकि मीडिया ने मेरे को जीता हुआ घोषित कर दिया था। रुक गई थी वोटिंग उस टाइम जब मैंने ये पकड़ा था। मैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर सकी, चाहे कोरोना डेज़ में एक्स्ट्रा काम करके बहुत सारी हेल्पलाइंस बनाई, 24 घंटे जागी। मेरी टीम मुझे रात को 12 बजे भी कह सकती थी कि वो ऑफ़िसर फ़ोन नहीं उठा रहा। देश के हेल्थ मिनिस्टर को रात को 12 बजे भी मैंने फ़ोन किया होगा कि वहाँ पे ये नहीं मिल रहा, आप पहुँचवाओ। पंजाब केसरी की खास पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पॉडकास्ट सीरीज के माध्यम से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम युवाओं को प्रेरित करने का कार्य करते हैं और ऐसी शख्सियतों से प्रेरित करवाते हैं कि जिनसे उनको जिंदगी में सीखने का कुछ ना कुछ मकसद या हासिल प्राप्त हो। तो ऐसी इसी कड़ी में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। भाजपा से सांसद रेखा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम मुद्दों पर, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, या फिर बात करें युवाओं की मेंटल हेल्थ और आज की स्थिति, और साथ ही जानेंगे कि किस तरीके से संघर्ष करते करते ये कब संसद भवन तक पहुंची। इनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैम बहुत बहुत नमस्कार आपका पंजाब केसरी पर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम समय देने के लिए। सबसे पहले तो मैम, बताया जाता है कि दो तरीके का बचपन होता है हर एक व्यक्ति का। कुछ तो गोल्डन स्पून लेकर पैदा होते हैं और कुछ धक्के खाते 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 आगे बढ़ जाते हैं और खूब नाम करते हैं। तो जहाँ तक हमें जानकारी है कि आपका बचपन कुछ ज़्यादा आसान नहीं रहा, तो सबसे पहले बचपन के बारे में जान लें आपके। देखिए, मैं देहरादून में पैदा हुई और 5 बहन-भाइयों में चौथे नंबर की अ, बेटी थी, तीसरी बेटी। मेरी दादी को एक बेटा और चाहिए था जब, तो उसके लिए 5 बच्चे पैदा किए गए और मेरा सबसे छोटा भाई जब हुआ तब मेरे ख़्याल से विराम लगा। और तीसरी बेटी होने के साथ ये भी था कि मुझे कोई आगे देखने के लिए कुछ ऐसे था नहीं कि कोई एग्ज़ाम्पल हो मेरी फ़ैमिली में। मेरी दोनों बहनें बहुत नॉर्मल पढ़ाई करने वाली और जैसा माँ-बाप ने कहा वैसा कर दिया। कुछ ऐसा नहीं था उनके अंदर कि हमें भी कुछ करना है, या भाइयों में भी ऐसा नहीं था, छोटे में भी, बड़े में भी, कि जो मुझे एक एग्ज़ाम्पल लगे कि मैंने उनको फ़ॉलो करना है। लेकिन मैंने अपना मेरी शायद बचपन से ही सोच अलग थी। शायद क्या थी, और इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। बहुत अलग सोचती थी, उसके लिए माँ से भी चाहे लड़ना पड़े, क्योंकि माँ थोड़े पुराने विचारों की थी और पढ़ी-लिखी नहीं थी, इसलिए उनसे थोड़ा-सा जूझना पड़ता था। फ़ादर बहुत बहुत ही मॉडर्न विचारों के थे और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जब तक वो रहे, मुझे छोटी-सी भी प्रॉब्लम हो और एक फ़ोन करूँ और वो जहाँ भी रहती थी वहाँ पहुँच जाते थे। उन वो मेरे को बचपन में ही जैसे मेरी डिबेट हो स्कूल में या कोई भाषण देना हो तो मुझे लिख के देते थे, मुझे प्रिपेयर कराते थे। तो उनसे मेरे को बहुत, वो मेरी प्रेरणा थे, मैं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल थी। किस जूत तरीके की फाइनेंशियल स्ट्रगल आपने देखी मैम कि? मेरे फादर लाहौर से आए थे, उनके भाई-बहन बहुत सारे थे, उनको 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 भी सपोर्ट करना था। केवल वो थे जो गवर्नमेंट जॉब में थे, बाकी उनके भाई-बहन। तो जो भी छोटी सैलरी मिलती थी, उसमें से आधी सैलरी उनको, अपने बहन-भाइयों को, और परिवार पालना आधी पड़ता था। को में 5 बच्चे पालने हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितनी स्ट्रगल थी। और उस ज़माने में आप लोन्स नहीं लेते थे, आप अपने आप को छोटा महसूस करते थे कि लोन लिया तो आप कुछ छोटे हो, तो उन्होंने कभी ज़िंदगी में लोन नहीं लिया।
हमारे एक जूते जब फट जाते थे ना, हम वो उतारते थे दुकान पे और तब दूसरे जूते पहनते थे। आज मेरे पास, मुझे नहीं, मैं गिन भी नहीं सकती कि कितने जूते हैं। एक फैड है मुझे अब जूतों का, क्योंकि वो जो पुराना बचपन का वो है ना, कि वो नहीं मिला। हमारे पास यूनिफॉर्म होती थी या उसके अलावा 2 ड्रेसेस होती होंगी, और बाकी कोई ऐसे नहीं था कि ट्रंक भर के कपड़े हों, या ऐसा नहीं होता था। ज़्यादातर दिवाली पे कपड़े बन गए नए, या आपके स्कूल में कोई फंक्शन है उसके लिए बन गए, या किसी की शादी है तो बन गए, ऐसे बहुत नहीं। जब कोई चीज़ कम होती है तो उसकी अहमियत उतनी बढ़ जाती है। तो ऐसा महसूस करते थे कि आज तो खाने में ये बन गया तो मतलब आज तो बहुत अच्छा हो जाएगा, भगवान की, या फिर कपड़े मिल जाना, वो उस समय छोटी-छोटी चीज़ें बहुत मैटर किया करती थी। हम एक चीज़ थी कि खाने में कभी हमारे को नहीं लगा कि कमी हुई हो। जी, खाना पीना उस ज़माने में बहुत अच्छा था। जी। प्योर घी, मक्खन, और हमारे यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। मतलब पर मेरी उस माँ बाप दौर ने में तो नहीं, हुआ करता था। नहीं मेरी माँ माँ ने कभी नहीं किया कि अगर भाई बैठ के खा रहा है और मैं साथ में खा रही हूँ उसी को मक्खन मिले, ऐसा नहीं हुआ था। हम सबको इकट्ठा एक जैसा खाना मिलता था। खाने में रोज का खाना नहीं, लेकिन हाँ, मिठाई रोज नहीं आती थी, ड्राई फ्रूट्स नहीं आते थे। आज मिठाई कोई पूछता नहीं है, कहते हैं मिठाई मत खिलाना। जी, लेकिन खाना और फ्रूट्स, इसकी इसकी कमी नहीं थी। एक तो मेरे फादर अलग अलग जगह पे पोस्टिंग भी रही, कश्मीर में भी रही, तो वहाँ से सेब आ जाते थे, वो सब होता था। लेकिन ये नहीं था कि आज बेकरी से ये आ रहा है, या केक्स आ रहे हैं। हमारे बर्थडेज में केक नहीं कटते थे कभी भी, हलवा बन गया वो बहुत बड़ी बात होती थी, या कुछ भी ऐसा छोटी चीज जो घर में मतलब बना वो ली। बचपन में जो बड़ी-बड़ी सेलिब्रेशंस आज की जाती हैं, वो सब नहीं देख कुछ पाए। नहीं था, कुछ नहीं था ऐसा, और हमें कमी भी महसूस नहीं है क्योंकि आसपास भी ऐसा नहीं था। से एक सवाल निकल कर आता है कि जनरेशन को आजकल सब्र कम नज़र आता है, जिसकी वजह से उनको एंग्जाइटी भी होती है। तो उस समय में कैसे सब्र कर लिया करते थे? मतलब आज की जनरेशन को देखें तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप रियल लाइफ को कंपेयर करेंगे तो बहुत सी डिमांड बच्चों की रहती है माँ बाप से। मुझे लगता है ये सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा है। पीयर प्रेशर, आपका फ्रेंड कैसा है, आपके फ्रेंड के पास तो इतना सब कुछ है, आपके पास नहीं है। या आपने रील में ही देख लिया कि अरे वो तो इतना सब कुछ है। वो ये नहीं देखते रील में शायद वो मांगे हुए कपड़े हों, शायद वो बिल्कुल। हायर की, लेकिन वो, ये मैंने अपने बच्चों में भी, जब वो बड़े हो रहे थे तब भी ये शुरू हो चुका था कि कंपटीशन स्कूल में ऐसा है। मुझे ऐसा नहीं फील हुआ। मेरे मेरे साथ के बच्चे आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे जी, थे, बहुत अच्छी फैमिलीज से आते थे, कार वगैरह सब कुछ होती थी। लेकिन भगवान ने मुझे ऐसी पर्सनैलिटी दी थी कि मैं केवी में पढ़ती थी और लोग हुँ, सोचते थे कि ये वेलम्स में पढ़ती है। तो लोग बोलते थे तुम वेलम्स में पढ़ती हो ना, कई बार आप बचपन में झूठ भी बोल देते हो अपनी अपने आप को वो करने के लिए, और मैं हाँ कह देती थी क्योंकि इंग्लिश अच्छी थी, पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोगों को लगता नहीं था कि ये उस फैमिली से आती है और केवी में पढ़ती है। अब ये लगता है कि आज का बच्चा जो है एक दूसरे को देख के बहुत वो होता है कि इसका, वो इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों, वो जो है ना, बिल्कुल। वो होता है लोगों में। होना नहीं चाहिए। जिसको अपने ऊपर भरोसा होता है ना, उसको इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन क्या है। करो, आज कोई कंपटीशन है, आप नहीं कर सकते कंपटीशन, तरह का पैसा है लोगों के पास, और इस पैसे के कंपटीशन ने ना ह्यूमैनिटी खत्म कर दी है। जी, बिल्कुल। हम अपने बच्चे को अच्छा ह्यूमन बनना नहीं सिखाते, हम उसको पैकेज क्या मिलता है वो सिखाते हैं बचपन से। आईआईटी में जाएगा, उसको पहले हम भेज देंगे कंपटीशन की तैयारी करने, उसको उसके बाद क्या पैकेज मिला है, किसने किस कंपनी ने उठाया है, ये ज़्यादा चिंता करते हैं। हम उसकी ह्यूमन वैल्यू कैसी है, वो बड़ों को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, वो बुजुर्गों के साथ कैसे पेश बिल्कुल। आता है। इसीलिए समाज में गड़बड़ हो रही है, इसीलिए घर टूट रहे हैं। बड़े लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। पर आजकल तो कटना सिखाया जाता है, यानी कि अगर वो आ रहा है तो नमस्ते मत बुलाओ, उससे मिलो मत। अब आम तौर पर ऐसे देखने को मिलता है कि रिजर्व लाइफ होती जा रही है, बड़ों का आदर सम्मान खत्म होता जा रहा है। जब आप संकीर्ण रखोगे अपनी ज़िंदगी, तो आपका बच्चा और संकीर्ण हो जाएगा। आप मिलते रहोगे दोस्तों को, आप, मैंने अपनी माँ से सीखा है कि हमारे 10 फ्रेंड्स भी आ जाएँ, वो उनको वैसे ही बिठा के खिलाती थी
चाहे कितना कम होता था, लेकिन उनको वो मैंने अपने बच्चों के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए दरवाजे खुले रखे। मेरे डाइनिंग टेबल पे हम 4 कभी नहीं खा रहे होते थे, उन कितने बच्चों के दोस्त हैं, सब होते थे। मेरे बच्चों ने वो मुझसे सीखे। तो आप जो सिखाओगे अपने बच्चे को वो वैसे सीखेगा। अगर आप सिखाओगे कि भैया हम 4 हैं, उसके अलावा नहीं कोई एंटर कर सकता हमारी फैमिली में, तो वो आगे आके तो आपको भी काट देगा। वो कहेगा हम सिर्फ हैं, मेरा 4 का बन गया है फैमिली, अब आप मेरे माँ बाप भी, आप भी हटो। तो आपको सिखाना है एक एग्जाम्पल बन के। तो ऐसे क्या समीकरण बने मैम कि बहुत कम उम्र में शादी का फैसला आपने ले लिया, तकरीबन 20 साल की उम्र में आपने शादी कर ली थी, तो किस तरीके का ये रोमांचक सफर आपका रहा, इसके बारे में जरा सी जानकारी हम चाहेंगे। कोई प्रेशर नहीं था जी। किसी बात का, लेकिन उस जमाने में ये उम्र होती थी शादी, 20, 21, 22, जी। यही उम्र होती थी। आज की तरह नहीं कि 27, 28 में जब मर्जी करो शादी। एक जल्दी इसलिए भी थी कि मेरे हस्बैंड मुझसे 7 बिल्कुल। साल बड़े थे और मैंने उनको पसंद किया था जब मैं 15 की थी। तो एक लंबा वो था बीच में। और उनके पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स जब ये तैयार हुए कि इनकी शादी होनी है, फिर उनको थोड़ा जल्दी था कि ग्रेजुएशन हो गई बाद में। मैंने ग्रेजुएशन के बाद और शादी के बाद मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखती रही हूँ। आप अगर मेरा देखेंगे, मैंने 2 साल का हायर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया, मैंने 2 साल का फैशन डिज़ाइन, जहाँ भी पोस्टिंग होती थी, जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी, मैं कुछ ना कुछ, मैंने बहुत सारे कोर्सेज शादी के बाद किए। तो वहाँ मेरी ग्रोथ नहीं रुकी शादी पे, लेकिन हाँ थोड़ी जिम्मेवारी ज़्यादा हो गई। बच्चा भी 9 महीने के अंदर अंदर मेरी बेटी हो गई, शादी के 9 महीने बाद मेरी बेटी भी हो गई। मैं खुद 21 की 2 दिन बाद हुई थी उसके पैदा होने के। तो इसलिए अगर ये नहीं होता तो शायद मेरी जर्नी दूसरी होती। आप दुनिया से एक कदम एडवांस चले कि आपने अपने जीवन साथी को खुद चूज किया और खुद प्रपोज भी किया। तो रिलेशनशिप उस समय किस दौर के हुआ करते थे, किस तरीके के हुआ करते थे, और आज किस तरीके के रिलेशनशिप हैं? क्योंकि हम फर्क देखते हैं कि कमिटमेंट की कमी आज बहुत कम है। हमारी वो रोमांस की लाइफ ज़्यादा होती थी, मुझे लगता है हम लोग रोमांस में ज़्यादा होते थे। चिट्ठियों का फिल्में, प्यार था। चिट्ठियों में प्यार, एवरीडे यू हैव टू जी। राइट अ लेटर, उधर से एक चिट्ठी आ रही है, शेरो शायरी लिख रहे हो, वो अलग ही दुनिया थी। अगर मैं आज की दुनिया में बहुत तेज़ी से चल रही है, जब फिजिकल रिलेशन पहले दूसरे उसमें ही हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे ये सब नहीं होता था। मतलब हैंड होल्डिंग भी बड़ा मुश्किल होता था कि आप हैंड होल्ड भी कर लो किसी किसी का, केवल चिट्ठियों से। और एक कमिटमेंट थी और ये सोच लिया। मेरी जो सिस्टर इन लॉ अब है, उसने बोला, क्योंकि हमारा फाइनेंशियली बहुत ऊपर नीचे था, मेरे इन लॉज बहुत फाइनेंशियली अच्छे थे और हम बहुत, मैं बहुत, इसलिए उनको थोड़ी प्रॉब्लम भी थी कि इस घर में जी। शादी करेंगे तो कैसे होगा। तो उसने एक बार बोला कि अगर तुम्हारी विकी, मेरे हस्बैंड को घर पे विकी बोलते हैं, विकी से शादी नहीं हो तो क्या होगा। तो मैंने कहा मैं शादी नहीं करूँगी। तो इस तरह के कमिटमेंट था कि शादी करनी है तो इसी से करनी है, नहीं तो नहीं करूँगी। मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरी तो शादी होनी नहीं है, मेरे को काम करना। तो मैं आईएएस की तैयारी ग्रेजुएशन के साथ साथ कर रही थी। इस बीच में उन्होंने हाँ करी और मैंने पलट के नहीं देखा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और शादी कर ली। मतलब इस तरह का रोमांस कि आप अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो आईएएस बनने की, लेकिन आपने हाँ कर दी और शादी कर ली, सब छोड़ दिया और मैं उनके साथ चली गई। और कहाँ कहाँ फिर कहाँ हमारी पोस्टिंग, सिक्किम में कहीं दूर एक रैनॉक जैसी जगह पे, ऐसी ऐसी जगहों पे रही हूँ मैं। मैम, रिलेशनशिप आज के समय में कैजुअल होते जा रहे हैं, यानी कि नाउ डेज कैजुअल, कि हाँ साथ हैं, नो कमिटमेंट्स। इसका मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली कितना इफेक्ट देखती हैं कि इंसान पर पड़ता है? ये कितना सही और कितना गलत मानती हैं? देखिए कुछ हद तक मैं इसको सही भी मानती हूँ कि आप बहुत जल्दी कमिट नहीं करते। कमिटमेंट करके तोड़ना मुश्किल होता है, आप बहुत जल्दी कमिट नहीं करते। लेकिन गलत इसलिए मानती हूँ कि पहली दूसरी में ही आप अपने, जस्ट फॉर फिजिकल फॉर यूज। फिजिकल यूज, वो उसको कर रहा है या वो उसको कर रही है, जी। और उसके बाद आप फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, वो मैं प्यार नहीं मानती उस चीज़ को। आपने केवल और केवल अपनी बॉडी के लिए वो किया है। अगर आप, ठीक है आपने दोस्ती की, आपकी दोस्ती टूट गई, आप आगे बढ़ गए,
वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रेन रखना है। और एनिमल और ह्यूमन बीइंग में यही फ़र्क होना चाहिए, कहीं तो फ़र्क होना चाहिए। आप एनिमल्स सिर्फ फिजिकल बात सोचते हैं, तो ह्यूमन अपने ब्रेन से सोचता है, दिल से सोचता है, दिमाग से सोचता है, दिल से सोचता है। तो वो रखना चाहिए, उस वो गैप होना चाहिए ह्यूमन और एनिमल वाला। आध्यात्मिक जर्नी पर इसका कोई इफेक्ट पड़ता है, या आप आध्यात्मिक जर्नी को फॉलो करते हैं? कोई स्पिरिचुअल लाइफ या कोई ऐसी हैबिट आपकी हो? मेरी स्पिरिचुअल लाइफ सबसे ज़्यादा ये है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। क्या बात है, बड़ी बात। मैं मंदिर जाना रोज और ये सब में इतना बिलीव नहीं करती। अगर मुझे किसी से दिल दुख जाए ना, मैं खुद रात नहीं सो पाती हूँ। मैं ये भी नहीं कहती कि किसी का अच्छा करो, किसी का बुरा ना करो। ये बड़ी बात है आज बस के समय में। यही, अगर मैं यही कर लूँ कि मैं किसी का बुरा ना करूँ, शायद मैं अच्छा नहीं कर सकती, लेकिन मैं बुरा ना करूँ, तो यही बहुत बड़ी बात है। ये लोग भूल गए, लोग ये बात हम अपनी आम लाइफ में भी भूल गए। ये मैं रोज रोज सफ़र भी करती हूँ कि आपसे कोई केवल आपकी पर्सनैलिटी के कारण या आपके जो आप कर सकते हो उतना आप कितने सक्षम हो, इस कारण कोई डरता है। आपकी गलत चीज़ किसी और को बता देता है कि आपने वो कहा ही नहीं, किया ही नहीं, और वो कहानी बना के किसी और को कह देता है। आपके ऊपर कितना बड़ा घात हो जाता है वो। ये और राजनीति में तो अमूमन राजनीति ऐसा में देखा जाता है, रोज होता है, रोज होता है। रोज ऐसा होता है, बिल्कुल। किसी ने आपको नीचे दिखाना है तो आपकी एक अलग कहानी बना के दूसरे को पेश कर देगा। तो मैम, राजनीति में कैसे आना हुआ? आप तो बहुत अच्छे परिवार से थे, आर्मी ऑफिसर्स की फैमिली से हैं आप। तो ऐसा माना जाता है कि राजनीति तो लड़कियों के लिए यही तो मतलब गलत है। मतलब कहा जाता है ऐसा कि इसी यही गलत है, ये कहा जाना ही गलत है। जब आप एक स्पेस खाली कर दोगे ना, अच्छे लोग स्पेस खाली कर देंगे तो बुरे ही लोग आएंगे, लेकिन अच्छे लोग आएंगे तो बुरे लोग कम आएंगे। अच्छे लोग ज्यादा होंगे तो बुरे लोग कम 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 होते जाएंगे। मैम, दो बातें हैं। हर किसी को मनचाहा जीवन साथी नहीं मिलता, और मनचाहा जीवन साथी मिल जाए पर सपोर्ट करने वाला जीवन साथी नहीं मिलता। तो उस मार्ग से भी बताएं कि जो महिलाएं देख रही हैं उनको उस तरीके का सपोर्ट नहीं है। आज की महिला मनचाहे जीवन साथी से बेशक शादी करना चाहती हो, पर अपने करियर के लिए वो फिर स्टैंड नहीं ले पाती। कई ऐसे केसेस में देखा है। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही, और उन महिलाओं को किस तरीके से आप प्रेरित करेंगे कि ये प्रोफेशन ठीक है, या आपके भी कुछ चैलेंजेस रहे इसमें? मेरे चैलेंजेस मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे इन लॉज की तरफ से, मेरे पेरेंट्स की तरफ से कभी नहीं रहे। हाँ, हस्बैंड को शुरू में ये होता था कि लेट आ रही है, इस वो मेरी सुरक्षा का वो होता वो था तो थोड़ी बहुत उनको। हाँ, पॉजिटिवनेस रहनी चाहिए। तो नहीं, पोजेसिवनेस नहीं कहूँगी, वो मेरी केयर कह सकते हैं केयर उसे। कह सकते जी। हैं। लेकिन मैंने उनको सुनिश्चित किया कि आप अगर ये टेंशन मेरे ऊपर डालोगे कि तुम लेट आती हो, तो मुझे जल्दी आने की टेंशन है, फिर मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी उस तरह से। तो एक रात वो मेरी इंतज़ार कर रहे थे, पंचकुला की ही बात है, जी। इलेक्शन के दिन थे, मीटिंग्स लेट तक चलती हैं इलेक्शन में। बिल्कुल। तो मैं वापस आई तो वो सड़क में बाहर, तो मैंने कहा क्या हुआ, तो इतनी लेट कहाँ थी। मैंने कहा ये कहाँ वाला वर्ड मत कहना कभी भी, ये कहोगे तो मैं आपका जवाब नहीं दूंगी, आई विल मूव आउट। उस दिन की बात और आज तक उन्होंने कहाँ वाली बात नहीं करी कि कहाँ थी वाली। क्योंकि औरतों के पास ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाने का जो होता है ना, आपको उसको नीचा दिखाना है तो आप कहाँ वाला वर्ड यूज़ कर लो और बस आप नीचा दिखा सकते हो। वो भी समझे कि मैं इसको कभी, मैं हूँ ऐसी कि मुझे कोई दबा नहीं सकता। मेरा मन करेगा तो मैं करूँगी, नहीं तो मेरे को कोई कोई कुछ करा ही नहीं सकता। तो वो समझते थे मेरी ये बात, तो कि मुझे नहीं कह सकते वो। और फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट पूरा किया, बहुत बहुत। मैंने यहाँ एमसी का इलेक्शन, पहला इलेक्शन जब था, पंचकुला का लड़ा था, बीजेपी का बी भी नहीं होता था उस दिन, उन दिनों खुद के लोग ही आपको हराने में तैयार थे, ऐसा हाल था। अकेली थी, मेरे हस्बैंड लखनऊ पोस्टेड थे, बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चे। खुद झंडे लगाती थी, खुद डंडे लेके आती थी, खुद मीटिंग करती थी, अकेली कार खुद चलाती थी। जी। वो तब भी कांग्रेस ने वोट डाले थे राशन कार्ड के ऊपर फोटो पे फोटो चिपका के, मैंने पकड़ लिया था। 40 वोटों से हारी थी केवल, और बहुत डिप्रेशन में भी रही थी, जी। बहुत डिप्रेशन में, क्योंकि
मीडिया ने मेरे को वो जीता तो हुआ समझ घोषित में ही कर आ दिया गया था। कि 40 वोटों से 40 हारना वोटों से तो हार नहीं नहीं, होती। और पहले डब्बे में वोट डलवाए हुए थे उन्होंने। और आपने कहा कि वोटों में मैंने भी धांधली। वो वोट मैंने खुद ने खींच के, और वो रुक गई थी वोटिंग उस टाइम जब मैंने ये पकड़ा था। तो बहुत मेरे साथ वो हुआ था। उस टाइम भी मेरे हस्बैंड ने लखनऊ में पोस्टेड होते हुए भी वहां प्रिंट करा के मेरा मटेरियल भेजा था सब, क्योंकि मैं यहाँ अकेली थी, वो छुट्टी पे आ नहीं सकते बिल्कुल। थे। लेकिन उन्होंने वहां से प्रिंटिंग का काम सारा उन्होंने वहां से करा के भेजा था। तो इस तरह के मेरे मतलब मेरी फैमिली सपोर्ट बहुत, मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट, छोटे छोटे बच्चों को अकेले छोड़ के जाती थी, एमसी के इलेक्शनों में आप अकेले काम कर रही थी। अकेले काम हर व्यक्ति की लाइफ में एक ऐसा दौर आता है जब वो अकेला पड़ जाता है, यानी कि उसका वक्त उस समय संघर्ष में होता है या साथ नहीं देता। तो इस वक्त में रिश्तेदार और कुछ खास दोस्त बहुत टॉन्ट मारते हैं, और जब समय बदल जाता है, समय का चक्रव्यूह बदलता है, तो कब्रों में से निकल निकल कर भी लोग आते हैं। तो ऐसा महसूस किया आपने कभी अपनी लाइफ के अंदर, ऐसा कुछ हुआ हो, या उस समय वो चीज़ें आज याद आती हूँ कि यार उसने उस वक्त ऐसा कहा और आज ऐसा सुकून मिलता हो? कुछ ऐसी बातें आप हमारे साथ साझा कर सकें। रिश्तेदार में मेरी सिर्फ एक सिस्टर यहाँ रहती थी। वो एक दो दिन आ गई, साथ में डोर टू डोर करा दिया, उतना हेल्प। या कुछ गिने चुने दोस्त थे, गिने चुने कहूँगी मैं, जो स्टैंड लिया, ये ना सिर्फ जो चुनावों खड़े तक हुए। सीमित है, हम पूरी आपकी होल पूरी जर्नी पर। पूरी जर्नी में भी मैं कहूँगी कि दोस्तों ने ज़्यादा साथ दिया। रिश्तेदार तो अपने अपने घरों में अपनी जगह। फादर ने हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा, कहीं भी हो, कैसे भी हो, बीमार हो, उठ के आ जाते थे मेरे पास। अ, बाकी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत लगती भी नहीं थी, कि मुझे लगता था ये अपनी जर्नी है, खुद करनी है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन्होंने कभी पूछा नहीं, अब वो आ रहे हैं, मालाएं भी होती हैं, और जी। आज सब पूछते भी हैं। लेकिन बहुत कुछ भूला भी नहीं जाता, बहुत कुछ नहीं याद भूला रहता है। जाता। आप उस पे एक्शन नहीं लेते, लेकिन पर वो याद रहता है। वो दिमाग में होता है हमेशा, और वो रहना भी चाहिए। वो मतलब हमेशा नोट रहना, कर लिया है डायरी में। वो हमेशा कहना, दिमाग की मतलब डायरी दिमाग की में, दिमाग डायरी। की डायरी में हमेशा जी। नोटेड होता है। मेरी याददाश्त भगवान की दया से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब जी। मैं अच्छा बुरा सब याद रखती हूँ। उस पे कोई स्टेप नहीं लेती, और मेरे डिसीजन उस पे निर्भर नहीं रहते, कभी भी नहीं रहते। मैं नाम लिए बिना कहूँगी कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक बार स्टेज से, मैं बैठने जा रही थी, कुर्सी हटा दी थी कि ऐसा अमूमन देखने को मिलता है कि ऐसा इस राजनीति ये में भी हो। कुर्सी, ये ना बैठे स्टेज पे। लेकिन आज वो व्यक्ति मुझे कहता है कि मुझे कुछ बनवा दो, तो और मैं करती भी हूँ, उसको सपोर्ट भी करती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ का ही था। हाँ, शायद मैंने कई बार सपोर्ट किया उनको, और मैं अभी भी कहती हूँ कि नहीं, उनको कुछ मिलना चाहिए, पुराने हैं कार्यकर्ता, शायद मेरे साथ गलत थे, लेकिन उनको ये बात पता बीजेपी है, के लिए अच्छा अच्छा काम किया। जिनके लिए आप ये बोल रही हैं वो देखकर समझ जाएंगे हाँ हाँ, कि समझ जाएंगे, आपके समझ लिए। जाएंगे, समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। और मुझे अभी कोई वो नहीं है उनसे, कोई गिला गिला नहीं है, शिकवा। गिला नहीं है, लेकिन याद है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। एनसीडब्ल्यू में कैसे आना हुआ, और सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये एकदम से एनसीडब्ल्यू का सफ़र कैसे रहा, और इस दौरान आपके क्या क्या ऐसे एक्सपीरियंस रहे जो वाकई आपको कहें कि हाँ, अब लाइफ में कुछ किया, कि इस पोस्ट के आने के बाद आप कुछ ऐसा कर पाए कि हाँ, वाकई में कुछ अच्छा किया मैंने ज़िंदगी में, कि कुछ ऐसा ऐसे किसी को दलदल से निकाल रहा है। क्योंकि जिस चेयर पर आप थी वो चेयर इतनी, मतलब साधारण शब्दों में कहें, खतरनाक सी चेयर है वो, उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल है, और थ्रेट परसेप्शन, थ्रेट लेवल इतना रहता है। तो किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में ज़रूर बताएं। मैं राजनीति में आई इसलिए थी कि कुछ मैं बदल सकूं जो मुझे पसंद नहीं है, जी। और वो मौका नहीं मिल रहा था अभी तक। मतलब 15 से पहले तो मैं राजनीतिक काम कर रही थी, जो पार्टी कह देती है वो कर लिया। जो पार्टी पार्टी हमेशा लोगों की भलाई का ही काम, बीजेपी तो हमेशा अगर भूकंप आया तो भूकंप वालों के लिए पैसे इकट्ठे करो, ये सब भी काम करते, ये अच्छे काम है, और लेकिन पार्टी के प्लेटफॉर्म पे किए। जब एनसीडब्ल्यू का काम मिला तो आप डिसीजन मेकिंग उस पे बैठते बिल्कुल। हो, चेयर पे आप डिसीजन लेते हो। बिल्कुल। तो लगा कि बहुत कुछ कर सकते हो आप महिलाओं के लिए, जी। और बहुत कुछ किया भी। मुझे लगता था कि मैं ऐसे औरतों को तैयार करूं कि उनकी शिकायतें ना आए, एनसीडब्ल्यू की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके लिए 3 तरह की चीज़ें मैंने की: सोशल जी। अपलिफ्टमेंट, फाइनेंशियल
अपलिफ्टमेंट, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट, यही तीन चीज़ें चाहिए महिलाओं को। तो उसके लिए सोशल माइंडसेट चेंज करने के लिए मैंने बहुत कार्यक्रम किए, बहुत मतलब बहुत काम। मैं हज़ारों में, अगर आप मेरी NCW की फ़्लाइट्स देखेंगे तो शायद मैंने 9 सालों में 900 से ऊपर फ़्लाइट्स ली होंगी पूरे देश में, 900 से ज़्यादा होंगी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। और इसमें ट्रेन और रोड की जर्नी नहीं है, फ़्लाइट्स हैं। तो मैं घर नहीं बैठी बिल्कुल भी। वो तो दिख ही रहा है। मेरे शोल्डर्स जो दोनों शोल्डर्स में आज वो प्रॉब्लम है जो मजदूरों को होती है। तो जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो उसने कहा ये कुलियों में या मजदूरों में होती है, क्योंकि मैं रोज फ्लाइट पे अपना सूटकेस ऊपर रखती थी और उतारती थी, और ये लगातार होता था। और आप इसलिए नहीं उसको जमा कराते कि आपको टाइम लगेगा, एयरपोर्ट पे वेट करनी पड़ेगी, इसलिए मैं अपने साथ लेके चलती थी, और वो मेरे शोल्डर्स में परमानेंट प्रॉब्लम हो गई है। ऐसे ही बैक में प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि आप सिटिंग पोजीशन में बहुत लंबा बैठते हो, ट्रैवल कर रहे हो। तो ये कुछ देन है मेरे काम की। लेकिन बहुत सेटिस्फेक्शन है, बहुत 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 सेटिस्फेक्शन है कि मैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर सकी। चाहे कोरोना डेज में एक्स्ट्रा काम करके बहुत सारी हेल्पलाइंस बनाई, 24 घंटे जाग। मेरी टीम मुझे रात को 12 बजे भी कह सकती थी कि वो ऑफिसर फ़ोन नहीं उठा रहा। देश के हेल्थ मिनिस्टर को रात को 12 बजे भी मैंने फ़ोन किया होगा कि वहाँ पे ये नहीं मिल रहा, आप पहुँचवाओ। राज्यों के तो रोज ही करती थी। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे लगता है कि बहुत सेटिस्फेक्शन। कोई एक ऐसी कभी घटना हुई लाइफ के अंदर कि वाकई आपने वो उसमें तकलीफ भी बहुत हुई और बाद में आंसू भी आए कि हाँ शुक्र है ये हो गया, या कुछ ऐसी घटना जो आप हमारे साथ साझा कर सकें कि जो महिला पर अत्याचार की हो, फिर आपने उसका सॉल्यूशन दिया, या किस तरीके के केसेस आपने हैंडल किए? देखिए, मैं संदेश खली की बात करना चाहूँगी। देश को पता ही नहीं था कि जब मैं पहुँची हूँ कि संदेश खली में हो क्या रहा है। मैंने पहले अपनी एक मेंबर को भेजा था, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा सकी उतनी, या प्रेशर में आ गई। सरकार बहुत प्रेशर देती है वहाँ पे, आपको जी। मरना जीना, यहाँ तक कि होम मिनिस्टर साहब का फ़ोन आता है कि आपको एक्स्ट्रा वो तो नहीं चाहिए, फोर्स तो सिक्योरिटी। नहीं चाहिए, ये हालत है वहाँ पे आप जाते हो तो। और एक रिवर क्रॉस करके जाना था जी। संदेश खली में, वहाँ पे टापू के अंदर है वो। जी। वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी इतनी जितनी होनी चाहिए जब रिवर क्रॉस कर रहे हो, और जिस तरह का गुंडा इन्वॉल्व था उसमें और जो जी। बाद में पकड़ा गया, वो कुछ भी करा सकता था आपके साथ। लेकिन जो महिलाओं को सपोर्ट मिली, और रेखा पात्रा, उससे मैं सबसे पहले मैं मिली थी जाके, जिसको बाद में टिकट दी गई वहाँ जी। से। वो मुझे लगता है, और आवाज़ नहीं मैं बनती और मैं वो दब जाती तो वो चीज़ें इस देश के सामने आती ही नहीं। इसको थोड़ा सा इसमें डीप जाना चाहेंगे, अंदर का माहौल कैसा था, किस तरीके के हालात थे, वो भी साथ में आप प्लीज एक्सप्लेन करें तो। कोई सामने नहीं आके बात करना चाह रहा था, उनको लगता था कि सरकार कुछ भी करा सकती है। पुलिस वाले तो इतने यूजलेस हैं वहाँ पर, मैं यूजलेस वर्ड करूँगी, बड़ी बात कह रही हैं आप। बिल्कुल यूजलेस हैं। कि वो मतलब आगे आके कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। जितनी एफआईआर कराना चाहती थी महिलाएं, वो एफआईआर नहीं की हुई थी उन्होंने। मतलब एक रिपोर्ट भी नहीं लिखी हुई थी। मैंने अपने सामने बैठ के एफआईआर कराई है। उस दिन चौकी पे बैठ के, मैं जी। चौकी पे बैठी हूँ, महिलाओं को लेके गई हूँ। उनको बहुत संतावना देनी पड़ती है, क्योंकि वो रेप जैसा वर्ड यूज भी नहीं कर सकती वो महिला, जी। उसके मुंह पे भी नहीं आ सकता। वो कैसे बताए कि पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में बैठ के मेरे साथ ये हुआ है? वो कैसे बताए कि मेरे हस्बैंड को पकड़ा हुआ था, मार रहे थे, और तब मेरे साथ ये हो रहा था? वो कैसे बताए कि उसके हस्बैंड को गांव छोड़ के जाना पड़ा? ज्यादातर के हस्बैंड्स को गांव छोड़ के जाना पड़ा, और सिर्फ महिलाएं और बच्चे थी, क्योंकि अगर वो होते तो उनको तो मार दिया जाता आदमियों को। महिलाएं और वो थी, और जब वो ही रह गए तो उनके साथ कुछ भी हो रहा था वहां पर। आज वो कुछ भी कह ले, लोगों ने केस वापस ले लिए डर के मारे, जी। क्योंकि उनको तो वहीं रहना है। बिल्कुल। आज चाहे सरकार वहां पे जो भी कह ले कि ऐसा ये झूठ है, ये कहानियां हैं, ऐसा नहीं था। वहां सच में ये सब कुछ हुआ था। और मैं ही नहीं, ह्यूमन राइट कमीशन बाद में गया, उनकी भी वो रिपोर्ट कहती है। बाद में एक जॉइंट कमीशन गया, उनकी रिपोर्ट भी ये कहती है। सब लोग गलत नहीं हो सकते। वहाँ
यही नहीं है, हर इलेक्शन के बाद जो औरत पे बीती है, उनके घर जला दिए गए, रेप कर दिया गया, रेप थ्रेट दिए गए, लोगों को घर छोड़कर, स्टेट छोड़कर जाना पड़ा, जी। वो लोगों को नजर क्यों नहीं आता मुझे समझ। और ये सारा काम मैंने एक बार नहीं, मैं वहाँ 3 या 4 बार ऐसी जगह पे गई हूँ। मैं जब गोरखालैंड की बात हुई थी दार्जिलिंग में, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रीच्ड देयर फ्रॉम सेंटर। आई हैव सीन कैसे जी। फैमिलीज छोड़ छोड़ के चली गई, दार्जिलिंग छोड़ के गई हुई थी, किस तरह से वो जंगल में थे कई कई महीनों से। सरकार की ज्यादती मैंने औरतों पे होती देखी, यहीं पे नहीं, मैंने केरला में देखा है किस तरह से। लव जिहाद पे जब मैं बात कर रही थी, मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मेरे ट्विटर है अकाउंट को हैक करके क्या किया गया, मेरे ट्विटर पे कितनी गालियां मिली, जितनी गालियां मैंने ट्विटर पे सही है, मुझे नहीं लगता किसी कमीशन के चीफ ने ये सही हो अपने काम के दौरान। मुझे एक, अब तो वो मेंबर है मेरे साथ ही राज्यसभा में, उसने मेरे अगेंस्ट केस भी कर दिया था वेस्ट बंगाल से, लेकिन वो दाखिल ही नहीं हुआ, कोर्ट ने ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारी गालियाँ, और वो लगा मेरे को, बाद में उसका अकाउंट ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि आप पढ़ते हो तो आपकी मेंटल कंडीशन थोड़ी देर बिल्कुल। के लिए हिल जाती है। एक बार मैंने कहा था मैरिटल रेप को का लॉ बनना चाहिए, शुरू शुरू में मैं मेंबर थी, तो लोगों ने कहा कि इसके साथ भी ये होता होगा, इसलिए ये, मतलब ट्विटर पे ये सुनने को मिला। तो वो उस टाइम मैं यूज टू भी नहीं थी इसकी, तो बहुत इफेक्ट करता था। आज मैं, मुझे लगता है थोड़ा सा मोटी चमड़ी करनी पड़ती है आपको। सोशल मीडिया के फायदे हैं तो ये कुछ नुकसान भी हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का काम करता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा करता है। और ट्विटर पे तो लोगों को लगता है कि आप कुछ भी लिख लो, आप बच जाओगे। बहुत गंदे गंदे शब्द यूज करते हैं, मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि किस तरह का ये शब्द यूज कर लेते हैं। हमारे पुराण संस्कार तो महिलाओं को देवी स्वरूप मानते हैं, तो लगता नहीं है कि संस्कारों की कमी आजकल। मैं तो कहती हूँ कि ये जो देवी वाला शब्द है ना, इसको हटा लेना चाहिए। जी। हमें इंसान समझ लें, बस ह्यूमन बीइंग। क्योंकि देवी को ना गलती करने की इजाज़त नहीं होती। जी। हम चाहते हैं कि हमें भी गलती करने की इजाज़त हो, हमें भी, हम भी गलत कर सकते हैं। वी आर विमेन, वी आर एज ह्यूमन एज मैन इज। तो मुझे देवी करके पेडेस्टल पे बिठा के मेरी 9 दिन पूजा मत करो, मेरी साल भर इज्जत करो, बस उतनी चाहिए मुझे। इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, बस उतना चाहिए मुझे। ये नहीं है कि मेरा हाथ पकड़ के कोई ऊपर खींचे, लेकिन मुझे टांग लगा के नीचे ना गिराए कोई, बस उतना। तो राज्यसभा का सफर कैसा रहा मैम आपका आजकल? किस तरीके का एक्सपीरियंस है और दिन का रूटीन कैसा रखती हैं फिर आप? और पब्लिक मीटिंग्स या पब्लिक से मुलाकात किस तरीके से रहती है, उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए। मेरा अभी पहला सेशन ही था ये, जी। जो बजट सेशन था। जी। और शुरू में लगा, क्योंकि मैं एक दूसरी जगह से आई थी, वहाँ ब्यूरोक्रेटिक काम ज़्यादा होता है, जी। वहाँ पे आप डिसीज़न लेते हो और तुरंत करते हो। यहाँ, और एक एक ही चेयरपर्सन एक ही होती है, यहाँ बिल्कुल। बहुत सारे होते हैं राज्यसभा में। और जिस तरह ऑपोजिशन के मैंने अ, वक्तव्य सुने, वहाँ पर उनकी बहस सुनी, मुझे लगा कि वो चीज़ नहीं है जो मैं, होती है बहस में होनी चाहिए। फिर भी अब धीरे धीरे, अब जब ये सेकंड टर्म में कुछ बिल पास हुए, स्ट्रॉन्ग बिल्स आए, उस पे बहस हुई, थोड़ा दिमाग लगाने को मिला, तो थोड़ा मज़ा आने लगा। क्योंकि मुझे जब तक दिमाग ना लगाऊं ना मैं काम में, मुझे मज़ा, इजी काम में मज़ा नहीं आता। अब अच्छा लगने लगा, और लगा कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं, देश के कुछ अच्छे नए कानून बनाए हैं, उसमें हम हिस्सा हैं। तो लोगों से सीखने को मिलता है, ऑपोजिशन में भी बहुत अच्छे लोग भी हैं, उनसे भी सीखने को मिला। किस तरह से वो अपनी पार्टी को वो करते हैं, बचाते हैं, लेकिन किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, कैसे बोलते हैं, वो सब सीखने को मिला। बहुत स्ट्रांग लोग भी हैं उनमें। अपनी पार्टी में तो एक से एक बोलने वाले हैं, उनसे सीखने को मिलता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक अगर कमी है, तो मैं बहुत अच्छी स्पीकर नहीं हूँ, जैसे जी। सुषमा जी रही हैं, या हमारे पात्रा जी हैं,
उन लोगों से मैं कंपेयर भी नहीं कर सकती खुद को, लेकिन हाँ वैसा बनने की आशा है, उम्मीद मुझे कम ही लगती है क्योंकि इसका अभी तैयारी बहुत करनी पड़ेगी। मैं अगर कमी है तो केवल वो है, बाकी मुझे लगता है लोगों से सीखने को बहुत मिल रहा है। संसद भवन की एक और बात आपसे करना चाहूँगा। मैं आपको अटल जी के समय में लेके जाना चाहता हूँ। वो दौर हुआ करता था जब ओपोजिशन की बातें सुनी जाती थी और ओपोजिशन भी कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन दिया करता था। ऐसा लगता है कि आज वो चीज़ हमें मिसिंग नज़र आ रही है कि ओपोजिशन तो सरकार के खिलाफ बोलने का, वो चाहे वो अच्छी चीज़ ला रहे हैं या बुरी चीज़ ला रहे हैं, खिलाफ तो बोलना ही है। और कहीं ना कहीं सरकार और ओपोजिशन के बीच में तालमेल पार्लियामेंट के अंदर ठीक नहीं रहता। इस पर क्या सोचती हैं आप? ये अब ऑपोजिशन जो है वो सोचते हैं शोर मचाने से मैं ज्यादा। इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्या आपकी भी पार्टी ओपोजिशन की सुनना नहीं चाहती? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार आपने अगर ध्यान दिया होगा, जब लिस्ट थी बोलने वालों की बहुत कम थी, लेकिन सरकार ने उनको जितना समय है बोलना है बोलते रहो। अगर उनका समय, कांग्रेस का समय 1 घंटा कुछ मिनट थे, उनको 2 घंटे दे दिए, हाँ बोल लो। हम 4:30 तक किस लिए जागे थे उस दिन? बिल्कुल। इसीलिए कि आपने जितनों ने बोलना है बोल लो। अगर सरकार सुनने नहीं वाली बड़ी होती बात। तो उतना ही समय देती जितना उनकी पार्टी का समय है। आपके पास समय पार्टी का कम है, हमने कहा जितना मर्जी हमारा समय ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मणिपुर वाला था, उसमें तो हमारे यहाँ से सिर्फ एक व्यक्ति बोला, बाकी सारे सर ऑपोजिशन वाले, उसमें भी उनको प्रॉब्लम थी कि ये तो आप लोग तो बोल नहीं रहे, हमें खड़गे जी खड़े होके बोलते हैं आप केवल ऑपोजिशन वालों से बुलवा रहे हो, आप लोगों के जी। लोग बुलवा। हम आपको समय दे रहे हैं, आप कहते हो बोलने का समय नहीं दे रहे, आप बोलिए, आप जितना बोलना है। हमारे यहाँ से एक ही व्यक्ति काफी था मणिपुर का जवाब देने के लिए। तो इसलिए ऑपोजिशन को पूरा समय मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके जो नेता है ना, वो नहीं बोलना चाहते और वो जी। समय पे नहीं बोलना चाहते। वो जब उनका समय नहीं हो, कुछ भी कहना चाहें खड़े होके बहुत कैजुअल लेते हैं। लोकसभा में मैंने देखा, और मैं कई बार लोकसभा की गैलरी में चली जाती हूँ देखने के लिए कि जी। लोकसभा में क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि वो तो पॉकेट में हाथ डालते हैं, टी शर्ट पहन। एक तो आप नेता हो, बिल्कुल। आपका कोई डेकोरम है, आप ऐसे नहीं चल सकते कि पॉकेट में हाथ डाल के आप चल के आ रहे हो लोकसभा के अंदर। आपने इतनी छोटी सी टी शर्ट पहनी है और आप चल, कोई डेकोरम रखिए, आप कोई इज्जत रखिए। आप किस तरह से बातें करते हो, क्या बात करते हो, आप कुछ भी बोलते हो, आंख मारते हो, आप कुछ गलत तरह से हंसते हो, आप हक करने चले जाते हो प्राइम मिनिस्टर को, कोई डेकोरम नहीं है। जब लीडर ये करेगा तो बाकी लोग क्या सीखेंगे? तो मुझे लगता है उनके लीडर्स को, और उनकी पार्टी में बहुत ऐसे सक्षम लोग हैं जो लीड कर सकते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हमें भी चाहिए स्ट्रांग ऑपोजिशन। आई वॉन्ट कि स्ट्रांग ऑपोजिशन हो, क्वेश्चन करें हमें, हम अच्छे से जवाब बना के, हमें प्रॉब्लम हो जवाब बनाने में, हम भी तैयारी करें। लेकिन ऑपोजिशन के पास कुछ नहीं है, पूछने को ही कुछ नहीं है, सिर्फ शोर मचाने के लिए। और हर बार जब एक अच्छा स्ट्रांग जवाब यहाँ से आता है, दे जस्ट वॉक आउट। पूरी पूरी राज्यसभा मैंने देखा कि ऑपोजिशन वॉकआउट कर जाती है। आप सुन क्यों नहीं सकते? आप हार मानते क्यों नहीं हो? जब दिखता है कि हाँ हारने वाले हैं, बिल पास होने वाला है कोई, आप वॉकआउट कर जाते हो। तो ये बहुत कुछ सीखने को चाहिए इनको। मुझे लगता है ऑपोजिशन को, वर्ड को बहुत लिटरली नहीं लेना चाहिए कि ऑपोजिशन मीन्स टू अपोज, ये नहीं लेना चाहिए। ऑपोजिशन मीन्स टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट नहीं करते वो। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, आखिरी ही सवाल रखूँगा आपसे। ये आखिरी सवाल हमारी युवा पीढ़ी के लिए है। बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हैं क्योंकि आप देखिए कि ओटीटी, सोशल मीडिया, तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं कि युवाओं को किसी ढंग की जगह पर काम करने को नहीं लगाया जा रहा। आपको नहीं लगता कि इस पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? और युवा का आज का रहने का तरीका और तौर क्या होने चाहिए जिससे वो सुकून से भी जी सके और अच्छी लाइफ को जी सके? और साथ ही अगर मैं कहूँ, बेशक चाइना एक डिक्टेटर देश है, और हमने देखा है कि चाइना, जितनी हमारी रिसर्च कहती है कि चाइना अपने यूथ को और अपने लोगों को बड़ा रिस्ट्रिक्ट करके रखता है उन मामलों में कि वो फ़ोन और टीवी पर क्या देख रहे हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी आज़ादी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, पर जो चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। बिजनेस मॉडल की चीज़ें सिखाई जाती हैं। हम नौकरियों की बात करते हैं तो युवा को एंटरप्रेन्योर की तरफ क्यों ना लेके जाया जाए, रोजगार देने वाला बनाया जाए। तो इन सभी चीज़ों का जवाब आपसे इस आखिरी सवाल में चाहिए कि किस तरीके से युवा की जीवन की धारा हो सकती है और आपकी सरकार युवा के लिए क्या कर सकती है। सबसे पहले मैं युवा जो मेरे साथी हैं उनको मैं कहूँगी कि सेल्फ रिस्ट्रेन इज़ द बेस्ट रिस्ट्रेन। कोई भी आपके ऊपर रिस्ट्रेन करे, आप रिटेलिएट करते हो, स्पेशली युवा लोग। जब हम उनको कहेंगे कि ये ना कहो करो तो वो ज़रूर करेंगे, एक्सपेरिमेंटल होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर सेल्फ रिस्ट्रेन रखें, आपको गुड बैड सब पता होता है। आप यूथ में जब जाते हो जी। आपको पता है ड्रग्स लोगे तो ये गलत होने वाला है, ऐसा नहीं है नहीं पता आपको। बिल्कुल। लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करते हो, और जब आप ऐसी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपकी लत लगते हुए पता नहीं चलता कि कब कब लत बन गई वो आपकी। इन चीज़ों से दूर रहें जो आपकी पर्सनैलिटी में बाधा बनते हों। जैसे सोशल मीडिया को आप इतना सीरियसली ना लें। आप प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को किसी और रूप में सोशल मीडिया में, वो प्रोजेक्शन ना करें। सोशल मीडिया को दूर ही रखें, तो मतलब हाँ, अपने काम को उजागर करें। आप क्या काम कर रहे हो? मेरे को बहुत अच्छी फ़ोटो खींचनी है, मैं फ़ोटो खींचती हूँ, वॉक करते हुए भी खींचती हूँ और डालती हूँ सोशल मीडिया पे कि लोग देखें खूबसूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं कम कपड़े पहन के डालूँ तो ज़्यादा लाइक्स आएँगे। ये यूथ में आज कमी है, और ये कहीं न कहीं माँ-बाप भी इसके लिए वो हैं। वल्गैरिटी भी तो प्रमोट हो रही है, एक शो वल्गैरिटी हो अभी रही है, बैन हुआ। माँ-बाप इसको छोटी सी बच्ची का वीडियो डाल देते हैं कि छोटी बच्ची से गंदे गाने पे डांस कराएंगे और फिर वीडियो डलवा देंगे। उस बच्ची को तो मतलब ही नहीं पता उस गाने का क्या है। आप उसका वो, जब टिकटॉक को मैंने बंद करने की, मैं पहली थी जो मैंने आवाज़ उठाई थी और बंद हुआ था वो। उसके जी बाद बिल्कुल। मैंने लिखा था आईटी मिनिस्टर को कि इसमें हट, ये खत्म होना चाहिए, बैन होना चाहिए। मेरे पास बहुत माँ-बाप के फ़ोन और मैसेजेस आए और चिट्ठियाँ आई कि हमारी तो कमाई हमारी बच्ची करती थी और हमारी कमाई रुक गई। हमने तो घर बना लिया था उसकी कमाई पे। तो आप तो बच्ची को जो अपनी ज़िंदगी जीने ही नहीं दे रहे हो, आप उसको गलत तरीका दिखा रहे हो। और वही पैसे का प्रधान, और हमने बच्चे को प्रधान सिखा दिया है कि पैसा ही सब कुछ है। बेटा तू जितना कमाएगा इज़्ज़त तेरी है। क्या तरीका है कमाने का? ये तो हम भूल ही गए। आप ही करप्शन करके पैसा ला रहे हो, बच्चा देख रहा है कि आप तो आप करप्ट। इसको इसको करप्ट मनी मानती हैं। मैं तो करप्ट मनी मांगती हूँ बिल्कुल। ये पैसा इजीली जो कमा लिया इजी आपने, मनी। इजी मनी है ये। आप इजी मनी कब तक कमाओगे? आप 24 इसमें जो जितना भी ये लाइफ है ना, चाहे एक्टिंग में हो या इन चीज़ों में, 30 साल 35 साल, उसके बाद क्या करोगे? आपका एक पैसा खत्म। आपने बहुत देखा होगा कि जो फेल हो जाते हैं इसमें, सुसाइड की तरफ जाते हैं, वो इसीलिए कि वो अपने आप से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पैसा पैसा पैसा, और वो पैसा आता है और जाता है। आपने एक बड़ी गाड़ी खरीद ली, आपने कपड़े खरीद लिए, वॉचेस महंगी लेविश खरीद ली, लाइफस्टाइल में फंस गए आप। लाइफस्टाइल में फंस गए और उसी रट में, और आपको दिन रात टेंशन होती है, अरे इसको मेंटेन करना है, अब इस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है। और उस मेंटेनेंस में आप इतने टेंस रहते हो, मेंटल टेंशन में रहते हो। आप बच्चों को खुशी नहीं दे सकते, आप माँ बाप को खुशी नहीं दे सकते, फिर आप जिए क्या? मेंटल ट्रैप। ये मेंटल ट्रैप है, इससे निकलना चाहिए। आप अच्छा काम करें, मैं ये नहीं कहती पैसा कमाना गलत है, अच्छे काम करके कमाएं। आप अपना बिजनेस शुरू करें, और बिजनेस में कहाँ से कहाँ व्यक्ति पहुंच जाते हैं। मेहनत करनी होती है, शुरू की मेहनत है, लेकिन बाद में बहुत अच्छा करते हैं। आप नौकरी करें तो आप ऐसे ही करें कि आप यू आर द बेस्ट वन। बॉस आपके बिना काम ना कर सके, आपको ही सब कुछ करने को कहे। तो मुझे लगता है युवाओं को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और माँ बाप को उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना आना चाहिए। आप यंग 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 युवा युवा करके उनको छोड़ नहीं सकते। आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो उनको लेनी भी आ जाएगी। तो युवाओं को अंत में क्या ऐसी चीज़ है जो सेटिस्फेक्शन दे सकती है और अच्छी लाइफ दे सकती है, राख? एजुकेशन, लर्निंग, स्किलिंग, स्किलिंग देमसेल्फ, बिजी रखना अपने आप को, बिजी है ना? रखना। आप अपनी हॉबीज बनाए ना अच्छी। आप फोटोग्राफी करें, आप ट्रैकिंग करें। आपकी कोई ना कोई हॉबी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो फिजिकल हॉबी हो कि आपने फिजिकली कुछ गेम्स स्पोर्ट्स ये करना है, या मेंटल हो, रीडिंग हो। आपकी अगर हॉबी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप अकेले में भी अकेले नहीं होते हो।
तो पेंटिंग है, बहुत कुछ है, मैं आज भी करती हूँ, कुकिंग है, पेंटिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करनी। मैं अकेले भी बैठी हूँ, आप मुझे राज्यसभा में भी ये देखोगे मैं सुनती रहती हूँ और अपना ड्रॉ भी करती रहती हूँ कुछ-कुछ ऐसे। तो आप अपने आप को बिज़ी रखने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, ले ये सिखाया नहीं गया लोगों को। और अपना सीखने की उम्र नहीं होती कभी भी, ये नहीं भूलना चाहिए। आप 28 साल के हो गए हो, आप पढ़ नहीं सकते, ये किसने कहा? आप पढ़ सकते हो, आप 30 साल में भी पढ़ सकते हो। और अब ये एनईपी आई है, उसमें तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपने साइंस सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी आप मेडिकल कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। सरकार ने बहुत अच्छी-अच्छी चेंजेज़ लाए हैं। आप अपने को व्यस्त रखें, वो सबसे बड़ी बात है, और कंस्ट्रक्टिव रखें। आप कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमें समय देने के लिए। बहुत कम समय था पर आपने समय दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।